नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज मैं 21 अप्रैल 2020 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण कर रहा हूं, जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आज की पहली प्रमुख खबर है, पेज नंबर 11 पे आई हुई खबर है, नो प्लान फॉर जीएसटी रिलीफ फॉर के मेडिकल आइटम्स सेंटर। यानी केंद्र की अभी कोई योजना नहीं है प्रमुख चिकित्सा वस्तुओं के लिए जीएसटी में राहत देने की। अब यहां पर बात आती है, ये खबर है, इसमें कई पॉइंट्स आए हैं, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी क्या है, इसके क्या लाभ हैं, इससे हानि क्या है या नुकसान क्या है, इसकी चर्चा हम लोग एक एक करके करेंगे। तो सरकार का कहना है कि इस तरह की जो बातें हैं यह उल्टी हो सकती हैं। यानी सूत्रों का कहना है कि वेंटिलेटर, सैनिटाइजर, कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, मास्क और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों जैसे प्रमुख चिकित्सा वस्तुओं के लिए केंद्र माल और सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, से छूट प्रदान करने की योजना नहीं बना रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि जीएसटी से छूट से उपभोक्ता की मदद के बिना विनिर्माण लागत बढ़ेगी और चीन से ऐसी वस्तुओं के आयात को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में सैनिटाइजर पर 18% का टैक्स लगता है, जबकि वेंटिलेटर और परीक्षण किट पर 12% का कर लगाया जाता है। मास्क पे 5% जीएसटी लगता है। तो यह टैक्स छूट की कई मांगों के बाद आता है, जिसमें विपक्ष ने जो है मांग की है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 रोगियों के इलाज से संबंधित सभी उपकरण जीएसटी मुक्त होना चाहिए। हैशटैग जीएसटी फ्री कोरोना का उपयोग करते हुए गरीबी से पीड़ित लोगों से में सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, दस्ताने आदि पर जीएसटी एकत्र करना गलत है, ऐसा विपक्ष ने उठाया है मुद्दा। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस तरह का कदम गलत हो सकता है। बेसिक सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर को सितंबर तक जो है खत्म किया गया है। इस पर अधिकांश वस्तुओं पर छूट दी गई है, जैसा कि जीएसटी आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में शुद्ध आधार पर एकत्र किया गया एक मूल्य वर्धित कर है। एक छूट से अवरुद्ध कर क्रेडिट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए लागत को कम किए बिना निर्माताओं के लिए लागत और अनुपालन बोझ बढ़ेगा और बढ़ी हुई विनिर्माण लागत घरेलू निर्माताओं को हतोत्साहित करेगी और विदेशी खिलाड़ियों से आयात को प्रोत्साहित करेगी, जो किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट रुकावट का सामना नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी के साथ पिछले अनुभव की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के आयात ज्यादातर चीन से उपमानक गुणवत्ता वाले सामान होंगे और यह देखते हुए कि सरकार स्वयं इन चिकित्सा वस्तुओं की सबसे बड़ी खरीदार है और मुफ्त में ऐसे सामानों की आपूर्ति कर रही है, तो यह घरेलू आपूर्तिकर्ता की कीमत पर दर संरचना को विकृत करने के लिए वांछनीय नहीं हो सकता, जो बहुत जरूरी प्रयास कर रहा है उत्पादन क्षमता में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि केंद्र ने नकार दिया है जीएसटी के लिए। अब बात करते हैं, यहीं पर एक पॉइंट आया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? यानी पक्के बिल से, पक्का बिल जो होता है, कच्चा बिल और पक्का बिल बना के देते नहीं है, तो पक्के बिल से जो माल खरीदा जाता है उस पर लगा जो टैक्स देय होता है, उसी पर आपको जीएसटी रिटर्न भरने से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। अब उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए कि किसी मैन्युफैक्चरर ने अपने उत्पाद बनाने के लिए 100 रुपए का कच्चा माल खरीदना पड़ रहा है और इस पर 12% का उसको टैक्स देना पड़ता है। तो इससे मैन्युफैक्चरर को कुल 112 रुपए खर्च करना पड़ा। अब मैन्युफैक्चरर जो सामान तैयार कर रहा है उस पर कीमत होता है 120 रुपया, तो इस पर जीएसटी है 18%। तो ऐसे में सिर्फ 6% ही टैक्स चुकाना होगा। तो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था का फायदे के लिए सभी
ने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो। कच्चा माल मुहैया कराने वाले से लेकर रिटेलर, यह कब तक मिलता है? तो ये इनपुट टैक्स मिलने के लिए आपको कई बातों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। जैसे आपने अपने माल को पक्के बिल पर खरीदा हो और जिस डीलर से माल खरीदा हो उसने सही समय पर अपना टैक्स रिटर्न भरा हो। तो समझ में आई बात, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। और याद रखेंगे इसी में एक आई थी बात, सीमा शुल्क। तो कोविड-19 पर काबू पाने के लिए वेंटिलेटर और अन्य वस्तुओं की तत्काल जरूरत है, तो केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से इन सामानों के आयात पर जो बेसिक सीमा शुल्क है और स्वास्थ्य उपकर से छूट दी है। जैसा कि मैं पहले बताया, तो इन सभी उत्पादों पर 30 सितंबर तक छूट दी है। ऐसे में इन पर भी छूट देना सरकार के ऊपर ज्यादा लोड पड़ जाएगा। और भारत अपनी चिकित्सा उपकरण आवश्यकता का 80% आयात करता है। तो वर्तमान में चिकित्सा उपकरणों पर स्वास्थ्य उपकर 7.5% है, याद रखेंगे इसको। इसके अलावा 5% सेस भी लगता है। 7.5% क्या है? सीमा शुल्क लगता है। इसके अलावा 5% सेस भी चुकाना पड़ता है। तो इस तरह से इन उपकरणों पर अब तक 11 और 22% के बीच शुल्क चुकाना पड़ता है। तो इस तरह से ये रही खबर। अब हम लोग बात करते हैं जीएसटी है क्या। तो वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसके कारण आज भारत एक एकीकृत कर के नाम से विख्यात है। जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक समान कराधान प्रणाली के आधार पर एक समान बाजार में बदल दिया है। इस टैक्स सिस्टम के माध्यम से भारत में व्यापार करने में आसानी हो गई है। उद्योग जीएसटी के कारण रसद और आपूर्ति श्रृंखलाओं के संदर्भ में पर्याप्त बचत करेंगे। कुछ कंपनियों की जीएसटी के लाभ और हानि से लाभ होगा, क्योंकि जीएसटी टैक्स दर वर्तमान कराधान से कम होती है, तथा वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों को अधिक कर का भुगतान करना होता है, क्योंकि जीएसटी समान रूप से पुराने करों को बदल रहा है, जो क्रमशः दर बढ़ा गया है। तो माल एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 से यह प्रभावी हो गया। तो सरल शब्दों में गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। इस कानून ने कई अप्रत्यक्ष कर कानूनों को बदल दिया है जो पहले भारत में मौजूद थे। अब बात करते हैं जीएसटी से लाभ क्या है। जीएसटी एक ऐसा प्रत्यक्ष कर है जिसने भारत को एकीकृत आम बाजार बना दिया है, जो केवल प्रत्येक चरण में मूल्य वर्धन पर लगाया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत ने कई फायदे लाए हैं। इसकी शुरुआत के बाद से भारत में करदाताओं ने जीएसटी के लाभ और हानि देखे हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या है इसमें, जीएसटी के फायदे क्या हैं, लाभ क्या है। तो एक एक करके, जैसे पहला पॉइंट इसमें है कि कैस्केडिंग यानी व्यापक प्रभाव को समाप्त करना। तो जीएसटी लाभ के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत से कैस्केडिंग यानी व्यापक प्रभाव को समाप्त करना था। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे एक छत्र के तहत अप्रत्यक्ष कराधान लाने के लिए डिजाइन किया गया था। तो जीएसटी की शुरुआत ने कर के पिछले कैस्केडिंग प्रभाव को हटा दिया है, क्योंकि वैट युग में कर लगाने के लिए बहुत सारे कर लगाए जाते थे, जिससे कि ग्राहकों के लिए वस्तुओं और सेवाओं को बहुत अधिक महंगा बना दिया। जीएसटी को एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में तैयार किया गया है, जिसने अन्य सभी करों को एकत्रित किया है और कर पर प्रभाव को समाप्त कर दिया है। तो एक उदाहरण लेते हैं तो जिससे आपको समझ में आएगा कैस्केडिंग कर प्रभाव को टैक्स पर कर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो देखिए, जीएसटी से पहले क्या नियम था। एक सलाहकार ने 50,000 रुपए की सेवा की पेशकश की और 15% सेवा कर लगाया। तो यानी अब 50,000 की बात की जाए, 50,000 गुणे 15% कितना हो गया, 7,500। समझिएगा इस बात को। अब देखिए यहां पर फिर कहते हैं कि वह रुपए के लिए कार्यालय की आपूर्ति 20,000 रुपए में खरीदेगा। तो यानी भुगतान पर 5% वैट। तो 20,000 गुणे 5 कितना हो गया, 5% बराबर 1,000 रुपए।
उन्हें पहले से ही भुगतान किए गए 1,000 रुपए वैट की कटौती के बिना स्टेशनरी पर 7,500 रुपए का आउटपुट भुगतान करना पड़ा। तो उनका कुल बहिर्वाह कितना हो गया? 1,000 प्लस 7,500 8,500 हो गया। समझ में आई बात? अब जीएसटी के तहत आइए देखते हैं, ये तो पहले थी व्यवस्था। अब जीएसटी के तहत अगर हम बात करते हैं तो एक जीएसटी मतलब एक सलाहकार ने 50,000 रुपए, हाँ आप देखिए 50,000 रुपए की सेवा पर कितना लगा टैक्स? 18%। तो 50 गुणे 18 कितना हो गया? 90 पर यानी 9,000 रुपए। अब कार्यालय की आपूर्ति पर जीएसटी 20,000 गुणे 5 यानी कितना हो गया? 1,000 रुपए। तो अब भुगतान करने के लिए कुल जीएसटी 8,000 रुपए। तो देखा आपने, यहां पर 8500 हो रहा है और वहां 8,000 ही है, तो भुगतान करने की कुल जीएसटी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैस्केडिंग प्रभाव, तो यह जो है लाभदायक हो रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण लाभ है पंजीकरण की उच्च सीमा, कई छोटे व्यवसायी और छोटे सेवा प्रदाताओं को छूट प्रदान करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण लाभ है छोटे व्यवसायों की जीएसटी के तहत रचना योजनाओं के साथ प्रदान किया जाता है। यानी प्रत्येक छोटा व्यवसाय जिसका टर्नओवर लगभग 40 लाख रुपए से 75 लाख रुपए कंपोजिशन स्कीम चुनने के योग्य है, इस योजना के माध्यम से छोटे व्यवसाय कम करों का भुगतान करने में सक्षम होंगे। इसी तरह से चौथा जो महत्वपूर्ण है वह है सरल और आसान ऑनलाइन प्रक्रिया। पांचवा है कि कम अनुपालन करना पड़ता है, यानी जीएसटी ने सभी अप्रत्यक्ष करों और उनकी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रियाओं को एकीकृत किया है। इसने दायर किए जाने वाले करों की संख्या कम कर दी है और अनुपालन भी, जिससे कि राहत मिलती है। मुख्य रूप से GSTR1 का विवरण मैनुअल रूप से दर्ज किया जाना है, जबकि GSTR2 और 3 मुख्य रूप से ऑटो आबादी वाले हैं। छठवां महत्वपूर्ण लाभ जो है ई कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए निर्धारित उपचार। सातवां है रसद की बेहतर दक्षता हो रही है इससे। आठवां है असंगठित क्षेत्र को विनियमित किया जाता है। पूर्व जीएसटी युग में इसका असंगठित क्षेत्र काफी हद तक अनियमित था। हालांकि आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान स्वीकार किए जाने के बाद जीएसटी ने इस असंगठित क्षेत्र को ऑनलाइन अनुपालन, ऑनलाइन भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे प्रावधानों के साथ प्रदान किया है। तो ये सब जो है क्या है, इसके लाभ हैं। अब बात करते हैं जीएसटी से नुकसान क्या है। तो सॉफ्टवेयर खरीद के पहला जो नुकसान है, सॉफ्टवेयर खरीद के कारण लागत में वृद्धि, यानी व्यवसाय को या तो अपने मौजूदा लेखांकन या ईआरपी सॉफ्टवेयर को जीएसटी अनुपालन के लिए अपडेट करना होगा या एक जीएसटी सॉफ्टवेयर खरीदना होगा ताकि वे अपने व्यवसाय को चालू रख सकें। लेकिन नए बिलिंग सॉफ्टवेयर के कुशल उपयोग के लिए दोनों विकल्प सॉफ्टवेयर खरीद और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की लागत को बढ़ाते हैं। वर्तमान में सॉफ्टवेयर एसएमई के लिए मुफ्त में उपलब्ध है, जो उन्हें जीएसटी को सुचारू रूप से बदलने में मदद करता है। दूसरा है जीएसटी का अनुपालन। तो छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों जिन्होंने अभी तक जीएसटी के लिए हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उन्हें जल्दी से जीएसटी कर व्यवस्था की बारीकियों को समझना होगा। उन्हें जीएसटी शिकायत चालान जारी करना होगा, डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए आज्ञाकारी होना होगा और निश्चित रूप से समय पर रिटर्न दाखिल करना होगा। इसका मतलब यह है कि जारी किए गए जीएसटी शिकायत चालान में अनिवार्य विवरण जैसे कि GSTIN, आपूर्ति की जगह, HSN कोड और अन्य शामिल होने चाहिए। तीसरा है परिचालन लागत में वृद्धि होगी। चौथा है ऑनलाइन प्रक्रिया। चूंकि जीएसटी को ऑनलाइन कराधान प्रणाली के रूप में पेश किया गया है, इसलिए कई व्यवसायों को इसके लिए अनुकूलन करना मुश्किल हो सकता है उसके अनुकूलन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में नहीं पता होता। पांचवा है वित्त वर्ष के बीच में जीएसटी लागू हुआ, जैसे 2017 में। तो इस तरह से व्यवसाय ने पहले 3 महीने यानी अप्रैल, मई, जून के पुराने कर ढांचे का पालन किया। शेष वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी, तो इससे भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो एसएमई पर अधिक कर का बोझ हुआ। तो ये सारी चीजें
जो है नुकसानदेह रही। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं, परिवर्तन निश्चित रूप से आसान नहीं होता है। सरकार जीएसटी के लाभ और हानि के लिए सड़क को सुचारू करने की कोशिश कर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से एक पता लेना अवश्य महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हमारे सामने जीएसटी को लागू किया और जो एक एकीकृत कर प्रणाली है, आसान इनपुट क्रेडिट होने के लाभों का अनुभव करने के लिए शुरुआती परेशानियों से आगे निकल गए हैं। तो इसका लाभ आगे मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित एक प्रश्न है, चिकित्सा वस्तुओं के लिए केंद्र माल एवं सेवा कर से छूट प्रदान नहीं करेगा। ये कथन एकदम सत्य है। ऐसा कहना है सरकार का कि जीएसटी से छूट से उपभोक्ता की मदद के बिना विनिर्माण लागत बढ़ेगी और चीन से ऐसी वस्तुओं के आयात को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी कथन एकदम सत्य है। माल और सेवा कर यानी जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है, ये कथन असत्य है, ये अप्रत्यक्ष कर है, याद रखेंगे। तो आंसर होगा केवल 1 और 2। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। पेज नंबर 10 पे आई हुई खबर है, आरोग्य सेतु ऐप मस्ट फॉर लेबरर्स से CPWD, यानी कि आरोग्य सेतु होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कम्स अहेड ऑफ रिजम्पशन ऑफ वर्क एट सेलेक्ट साइट्स, ऑर्गेनाइजेशन टोल्ड टू फॉलो SOPs। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CPWD का कहना है कि मजदूरों के लिए आरोग्य ऐप सेतु ऐप जरूरी है। गृह मंत्रालय की सलाह चुनिंदा स्थलों पर काम फिर से शुरू करने से पहले आती है, यानी संगठनों ने SOP का पालन करने के लिए कहा है। तो विभिन्न मेट्रो रेल निगमों सहित निर्माण में शामिल केंद्र सरकार के संगठनों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जिसे CPWD कहते हैं, द्वारा निर्देश दिया गया है कि यह सुनिश्चित करें कि सोमवार से काम पर लौटने वाले सभी श्रमिकों कर्मचारियों को सरकार का कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु जरूरी होगा। तो सलाहकार के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार से कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे कुछ शर्तों के तहत निर्माण गतिविधि शामिल है। रविवार को मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें फंसे हुए प्रवासी कामगारों को उनके कार्य क्षेत्र में वापस लौटने की अनुमति दी गई। वे जिस राज्य में हैं, बशर्ते कि वे स्पर्शोन्मुख हों, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। तो निर्माण कार्य को फिर से शुरू करने से पहले 17 अप्रैल को CPWD मेट्रो रेल निगमों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NBCC के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की थी। पहले राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, फिर 19 अप्रैल को यानी प्री कंडीशंस पूर्व की स्थिति, 19 अप्रैल को प्रसारित बैठक के मिनटों के अनुसार संगठन में से एक को लागू करने के लिए कहा गया था। प्रत्येक संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी श्रमिकों कर्मचारियों को उनके मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया जाए जब वह काम फिर से शुरू करती हैं। तो संगठन को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन में काम फिर से शुरू न हो, केवल शिविर में मौजूद श्रमिकों को किसी विशेष साइट पर काम पर लौटने के लिए कहा जाए। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा गृह मंत्रालयों की सलाह को ध्यान में रखते हुए निजी डेवलपर्स के लिए राष्ट्रीय रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको नारदको कहते हैं, याद रखेंगे NAREDCO। तो NAREDCO के अध्यक्ष ने बताया कि रियल इस्टेट डेवलपर और गृह मंत्रालय ने गतिविधि फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। जहां श्रमिक साइट पर रह रहे हैं, महाराष्ट्र जैसी राज्य सरकारें अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दे पाई थी। उन्होंने कहा है कि मेट्रो रेल जैसी कुछ सरकारी परियोजनाओं में काम फिर से शुरू हो गया था। तो इस तरह से वर्कर्स रेस्टिव श्री हीरानंदानी ने कहा, नारदको के अध्यक्ष हैं। उन्होंने सरकार के सामने चुनौती को समझा तो इस बात की संभावना थी कि 25 मार्च को तालाबंदी शुरू होने के बाद से साइटों पर रहने वाले मजदूरों की छुट्टी शुरू हो सकती है। हम उन्हें भोजन प्रदान कर रहे हैं, तापमान, उनका टेम्परेचर भी चेक किया है, लेकिन श्रमिक जो है फेडअप हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, वे काम करना चाहते हैं, उन्होंने कहा। तो वर्किंग पीपुल्स चार्टर ने जो कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ काम करते हैं, ने कहा कि निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार के कल्याणकारी उपाय यूटोपियन और अव्यवहारिक लग रहे हैं थे।
तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण है। अब इसी में पॉइंट है कि आरोग्य सेतु ऐप है क्या, ये कैसे काम करती है। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बनाने का इस्तेमाल बीमारी या इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए कई सालों से किया जा रहा है। इसलिए आरोग्य सेतु जैसी एप्स एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है जो सामाजिक दूरी जैसे विचार को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को आबादी को जागरूक करने और उनके जिंदगी बचाने में मदद कर सकती है। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो क्या पिछले 2 हफ्तों में तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं, जिसकी वजह से और भी कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ी है। तो इन्फेक्शन के हॉट स्पॉट के बारे में पता लगाया, जिससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन के संकट से बचने में मदद मिलेगी। तो कम्युनिटी ट्रांसफर का मतलब होता है जब इन्फेक्शन लोगों में फैलता है और यह कैसे फैल रहा है उसका पता लगाना नामुमकिन होता है। इसको महामारी की तीसरी स्टेज कहा जाता है। तो उसी के लिए यह आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया है। तो यह एप्लीकेशन जो कि कोरोना वायरस ट्रैकर है, संपर्क ट्रेसिंग के आधार पर काम करता है। उपयोगकर्ता को उसके क्षेत्र के आसपास संभावित वायरस हॉट स्पॉट की पहचान करने में मदद कर सकता है। यह लोगों को सुरक्षित रहने में मदद करता है, साथ ही बचाव में भी मदद करता है। इस तरह इस ऐप की मदद से कम्युनिटी ट्रांसमिशन को काफी हद तक रोका जा सकता है। तो जियो टैगिंग के आधार पर यह एक विशिष्ट उपयोगकर्ता को पास के संक्रमण के मामले या हॉट स्पॉट से उनकी निकटता के बारे में सचेत कर सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण है। इसी पर आधारित प्रश्न है कि आरोग्य सेतु ऐप, सरकार का यह ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद करता है। ये कथन एकदम सत्य है। यह ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों तरह के स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। ये भी सत्य है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश में सभी श्रम कर्मियों कर्मचारियों को कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है। यह भी कथन एकदम सत्य आता है। आंसर डी होगा। फाइनेंस मिनिस्टर सेट्स टाइम फ्रेम फॉर बैंक्स टू डिसबर्स लोन, यानी वित्त मंत्रालय ने बैंकों को ऋण वितरित करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। Government steps in to revive credit flow as economic activity resume after nationwide lockdown। तो देशव्यापी लॉकडाउन के बाद फिर से आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सरकार ने ऋण प्रवाह को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए हैं। तो मंत्रालय ने बैंकों को कोविड-19 से संबंधित क्रेडिट योजनाओं के विवरण का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। चूंकि देशव्यापी लॉकडाउन के बाद सोमवार को व्यावसायिक गतिविधियां फिर से शुरू हुई, तो वित्त मंत्रालय ने कंपनियों को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू की और बैंकों के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की है जिसमें ऋण की आवश्यकता होती है। तो राज्य द्वारा संचालित बैंकों के लिए एक संचार में सरकार ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है और दिशा निर्देश सोमवार से लागू होते हैं जब व्यावसायिक गतिविधियां फिर से शुरू होती हैं। तो व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के संदर्भ में WEF 20 अप्रैल 2020 समय पर उत्पत्ति, मंजूरी और फंड आधारित गैर फंड आधारित क्रेडिट का संवितरण आर्थिक गतिविधि के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्रालय के संचार ने ऐसा कहा है। तो रिस्क एवर्सन यानी जोखिम से बचने, तो यह कदम तब आया जब बैंकों ने कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित आर्थिक दृष्टिकोण के बीच ऋण का विस्तार करने का जोखिम उठाया है। सांकेतिक समय सीमा के अनुसार कोविड-19 आपातकालीन ऋण लाइनों के संवितरण से प्रसंस्करण तक मंत्रालय ने कहा है कि बैंकों को मौजूदा सूक्ष्म, मध्यम और छोटे उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण के 6 से 9 कार्य दिवसों के भीतर वितरण को पूरा करना है। कॉर्पोरेट और कृषि उधारकर्ताओं के साथ साथ स्वयं सहायता समूह उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराई। मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए 5 करोड़ तक की कार्यशील पूंजी पुनर्मूल्यांकन को 6 से 9 दिन के भीतर संसाधित किया जाएगा, जबकि 5 करोड़ और उससे अधिक की सुविधाओं को 12 से 15 कार्य दिवसों के भीतर संसाधित करने की आवश्यकता है। बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे मांग
मांगी गई टर्न अराउंड समय को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत गतिविधि वार समय सीमा तैयार करें। मंत्रालय ने बैंकों से कोविड-19 संबंधित क्रेडिट योजनाओं, प्रत्येक योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट और प्रतिबंधों के बारे में निर्णय लेने के लिए समय सीमा के बारे में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, पेज नंबर 10 पे आई हुई खबर है। अवॉइड हेट स्पीच, एक्सपैट इंडियन टोल्ड। तो अब देखिए यहां पर इनवायर रिस्पॉन्ड टू टेंशन इन यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। चूंकि आजकल सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, इसमें एक टर्म आया है साइबर बुलिंग, इसके बारे में बताएंगे, पहले खबर सुन लीजिए। तो अभद्र भाषा से बचे, प्रवासी भारतीयों ने बताया, यानी यूएई में तनाव का जवाब दे रहे हैं हमारे राजदूत। तो संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये आप मानचित्र में देख रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये अरब गल्फ, फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, इधर ओमान है, ये सऊदी अरबिया से घिरा हुआ है, ये इसकी राजधानी है आबू धाबी। तो संयुक्त अरब अमीरात में धार्मिक अपमानजनक पोस्ट के खिलाफ, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं लोग, भारतीयों को चेतावनी देते हुए संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत ने कहा कि किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत और यूएई किसी भी आधार पर भेदभाव का मूल्य साझा करते हैं, जबकि यूएई और भारत के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध हैं। 3.3 मिलियन भारतीय यहाँ रहते हैं, यहाँ कामकाज करते हैं। तो इस तरह से जो है भारत और यूएई के बीच में सांस्कृतिक संबंध, आर्थिक बेहतर हैं। तो भेदभाव हमारे नैतिक ताने बाने और कानून के नियम के खिलाफ है। तो संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय नागरिकों को हमेशा याद रखना चाहिए। और वहां के जो ये राजदूत की फोटो आप देख सकते हैं, पवन कपूर ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा कि यह दर्शाता है कि सरकार ने ऐसे कई मामलों को कितनी मजबूती से उठाया जो हाल ही में प्रमुखता से सामने आए हैं। ट्वीट में पीएम मोदी के बयान का भी जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस जात या धर्म नहीं देखता है। पिछले महीने में कम से कम 6 भारतीयों ने भारत में मुस्लिम समुदाय को कोरोना वायरस महामारी से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट पर नौकरी खो दी है या आरोपों का सामना किया है। कम से कम 2 स्रोतों के बारे में चर्चा के अनुसार यह मुद्दा नई दिल्ली से लिए एक बड़ा कूटनीतिक तनाव पैदा कर रहा है, यहां तक कि यूएई के अधिकारियों के साथ भी बातचीत कर रहा है, जो उन हजारों नागरिकों को वापस करने के लिए भारत पर जोर दे रहा है जिन्होंने कंपनियों के साथ नौकरी खो दी है। तो कोविड-19 के कारण अरब अमीरात में अनुमानित 3.3 मिलियन भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। तो यह जो है, ये तो यूएई में बात उठ रही है, पूरी गल्फ कंट्री में इस तरह की बात उठ रही है कि जो लोग इस तरह की पोस्ट और इस्लाम विरोधी बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको इन सब क्षेत्रों में नौकरी नहीं दी जाएगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर ध्यान देना अनिवार्य है। तो इसी पर आधारित है कि ये जो अभद्र भाषा, हेट स्पीच क्या है। साइबर बुलिंग यानी कि इंटरनेट पर अभद्र भाषा। तो साइबर बुलिंग इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके धमकाने या उत्पीड़न करने का एक रूप है। इसे ऑनलाइन बदमाशी के रूप में भी कह सकते हैं। तो साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि गंदी भाषा, तस्वीरों, धमकियों से इंटरनेट पर तंग करना। साइबर बुलिंग को साइबर हरासमेंट भी कहते हैं। साइबर बुलिंग या साइबर हरासमेंट एक ही है। यह अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग सोशल मीडिया, फेसबुक पर देखते हैं किस किस तरह की फोटो डाली जा रही है, खास करके किशोरों के लिए। तो साइबर बुलिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर दूसरे व्यक्ति को धमकाते या परेशान करते हैं। खास करके सोशल मीडिया साइट्स पर बुलिंग घटना होती है। इसमें बदमाशों वाला व्यवहार, अभद्र भाषा, यौन टिप्पणी, धमकी, अफवाहें, व्यक्तिगत जानकारी पब्लिश करने की चेतावनी शामिल हो सकती है। जब कोई व्यक्ति साइबर बुलिंग का शिकार होता है तो बार बार किसी के परेशान करने की वजह से उसका आत्मसम्मान कम हो जाता है। नकारात्मक भावनाओं की वजह से मन में तनाव पैदा होता है। इससे वह भयभीत, निराश, क्रोधित और उदास हो जाता है। इससे उसका मानसिक और शैक्षणिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। तो इस साइबर बुलिंग से कैसे बचा जाए,
तो सबसे पहला पॉइंट है कि नजरअंदाज करें। आप सोशल मीडिया पर अगर कोई बातें आ रही हैं तो उसको अवॉइड करिए। जब भी आपके साथ फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करे तो उसे इग्नोर कर दें। यह सबसे अच्छा तरीका है साइबर बुलिंग से बचने का। अगर आप सामने वाले बंदे को उसकी बात का जवाब दोगे तो फिर और बात करेगा, बढ़ेगी। अगर आप उसे नजरअंदाज करोगे तो वह एक समय के बाद खुद ही थक हार कर बैठ जाएगा। दूसरा है फेसबुक को, एफबी को आपको रिपोर्ट करना होगा। फेसबुक पर ऐसी कोई टिप्पणी, पोस्ट, फोटो या वीडियो देखें जिससे किसी को या आपको ट्रोल किया गया है तो आप फेसबुक को उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर हर पोस्ट में 3 पॉइंट मेनू पर क्लिक करके आप माउस ऑप्शन सेलेक्ट करके उसकी अबाउट जो है ऑप्शन सेलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट की जा सकती है। फेसबुक टीम उस कंटेंट या व्यक्ति विशेष के अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। ऐसा ही आप बाकी सोशल मीडिया साइट ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण है बचने का उपाय, लीगल एक्शन लें। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर आपके साथ बदतमीजी वाला व्यवहार करता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आप उसके मैसेज, फोटो या वीडियो जो भी उसके आपके साथ सही किया हो या सुरक्षित रख लें। नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं और कभी भी इंटरनेट की दुनिया को असली दुनिया के साथ ना जोड़ें। इंटरनेट के झगड़े को निजी जिंदगी में ना लाएं। आप कभी साइबर बुलिंग के शिकार नहीं होंगे। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, सऊदी अरब अमीरात ने सोशल मीडिया पर धार्मिक अपमानजनक पोस्ट, अभद्र भाषा या साइबर बुलिंग के खिलाफ भारतीयों को चेतावनी दी है। यह कथन एकदम सत्य है। संयुक्त अरब अमीरात में अनुमानित 3.3 मिलियन भारतीय रहते हैं, यह भी सत्य है। साइबर बुलिंग का मतलब होता है गंदी भाषा, तस्वीरों और धमकियों से इंटरनेट पर तंग करना। यह तीनों कथन सत्य है, आंसर डी होगा। पेज नंबर 12 पे आई हुई खबर है, चाइना सेज इंडियन ट्रेड कर्व्स आर अगेंस्ट WTO प्रिंसिपल्स। यानी चीन का कहना है कि भारतीय व्यापार पर प्रतिबंध विश्व व्यापार संगठन सिद्धांतों के खिलाफ है। यानी एडिशनल बैरियर वायलेट प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी अतिरिक्त बाधाएं गैर भेदभाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। तो सोमवार को यहां चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि घरेलू कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए भारत की हालिया नीति विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के खिलाफ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल के फैसले में प्रतिबंध लगाने के बाद चीन की ओर से यह पहली प्रतिक्रिया है। भारत के साथ सीमा साझा करने वाली कंपनियों ने केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकते हैं। यानी अब सरकारी जो है निवेश कर सकते हैं। विशिष्ट देशों के निवेशकों के लिए भारतीय पक्ष द्वारा निर्धारित अतिरिक्त बाधाएं WTO के गैर भेदभाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं और व्यापार और निवेश की उदारीकरण और सुविधा की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ जाती हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, पूर्वानुमेय और स्थिर व्यापार तथा निवेश के माहौल को महसूस करने और हमारे बाजारों को खुला रखने के लिए G20 नेताओं और व्यापार मंत्रियों की आम सहमति के अनुरूप नहीं है। तो चीनी दूतावास ने कहा है कि अधिकारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में चीनी निवेश पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 तक चीन का समग्र निवेश $8 बिलियन से ऊपर था। इसने भारत में दूरसंचार, बुनियादी ढांचे, ऑटोमोबाइल, घरेलू सामान जैसे प्रमुख क्षेत्रों को संचालित किया था। रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और क्षेत्र गतिविधियों के अलावा अन्य क्षेत्रों और उपक्रमों के लिए संशोधन को मतलब था विदेशी निवेश के लिए निषिद्ध। तो यह समझा गया है कि भारतीय निर्णय चीन के पीपुल्स बैंक द्वारा HDFC में शेयरों की बढ़ती खरीद की खबर का जवाब था। तो यही कारण है कि चीन इसका विरोध कर रहा है। तो यह महत्वपूर्ण खबर है, याद रखेंगे। अब इसमें बात आती है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था क्या है और विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत। तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का मतलब खुली अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था को अगर उसके शाब्दिक अर्थ से समझें, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा देश या समाज जहां किसी को भी व्यापार करने की छूट होती है और ऐसा भी नहीं कि इस व्यापार पे कोई सरकारी अंकुश या नियंत्रण नहीं होता, पर सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे आम लोग उद्योग और अन्य प्रकार के व्यापार आसानी से शुरू कर सके। ऐसी अर्थव्यवस्था में व्यापारों को स्वतंत्र रूप से फलने फूलने दिया जाता है।
सरकारी नियंत्रण ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें व्यापारों को किसी भी प्रकार की बेईमानी से तो रोका जाता है, पर नियंत्रण को इतना भी कड़ा नहीं किया जाता कि ईमानदार व्यापार में असुविधा हो। तो खुली अर्थव्यवस्था न केवल उस समाज या देश के अंदरूनी व्यापार के लिए होती है, बल्कि बाहरी व्यापार को भी उस दृष्टि से देखा जाता है। तो यही कारण है कि चीन इसका विरोध कर रहा है। फिर व्यापार विश्व WTO संगठन का जो सिद्धांत क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, तो इसकी भी जानकारी हम लोग महत्वपूर्ण बात करते हैं। क्योंकि देखिए मौलिक सिद्धांत में जो दिया गया है, जैसे किसी भी देश को अपने इसके जो WTO के सिद्धांत, जैसे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विश्व व्यापार संगठन के समझौते लंबे और जटिल होते हैं, क्योंकि इनका जो है पाठ जो है कानूनी होता है और यह गतिविधियों की व्यापक रेंज को कवर करते हैं। लेकिन कई सरल मौलिक सिद्धांत भी इन सभी दस्तावेजों में होते हैं और ये सिद्धांत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के आधार पर है। किसी देश को अपने व्यापार भागीदार के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसे अपने विदेशी उत्पादों, सेवाओं और नागरिकों के बीच भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए स्पष्ट तरीकों में से एक है व्यापार बाधाओं को कम करना, यानी सीमा शुल्क और आयात प्रतिबंध या कोटा या एंटी डंपिंग शुल्क आदि इन बाधाओं में शामिल हैं। तो यह सुनिश्चित करना कि विदेशी कंपनियों, निवेशकों और सरकारों के लिए व्यापार बाधाओं को मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जाए। तो ये सब क्या है, WTO के समान मतलब सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, इसके उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए चीन ने कहा है कि WTO के मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है भारत, और वह जो है अभी कुछ दिन 16 तारीख को ही 17 अप्रैल को भारत सरकार ने निर्णय लिया है। तो इस तरह से जो है खासकर यह चीन के लिए ही है, चूंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो कंपनियां हैं उन पर प्रतिबंध पहले से ही है, तो सीमा लगे हुए जो भारत की सीमा से लगे हुए उनके लिए यह नियम आया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और अच्छा कदम है। तो चीन ने भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी नियमों की आलोचना की है। तो चीन ने सोमवार को कहा भी कि विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है, मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है। तो यह जो है पेज नंबर 7 संपादकीय पृष्ठ पे आया हुआ है, टू केरला फ्रॉम सिंगापुर। कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में केरल सिंगापुर से सबक ले सकता है, यानी इन इट्स रिस्पॉन्ड टू द कोविड-19 पैंडेमिक केरला कुड ड्रॉ सम लेसन्स फ्रॉम सिंगापुर। तो पिछले 3 वर्षों में केरल में निपा वायरस का प्रकोप, 2 बाढ़ और कोविड-19 महामारी का सामना करना पड़ा। तो राज्य ने ज्यादातर घरेलू संसाधनों को तैनात करके इन तबाही से निपटने के लिए दुनिया भर में प्रशंसा हासिल की, लेकिन इसकी परेशानी खत्म नहीं हुई है। केरल को आवर्ती आपदाओं का सामना करने के लिए अपनी क्षमताओं को दोहन जारी रखने की जरूरत है। केरल के राजनीतिक नेतृत्व, उसके स्वस्थ पेशेवरों और कोविड-19 संकट के प्रति जनता की प्रतिक्रिया में दम है। तो राज्य में एक प्रभावशाली ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली है। इसके परीक्षण कियोस्क की स्थापना की है। इसमें ऐसे संस्थान हैं जो प्लाज्मा परीक्षणों के लिए भी तैयार हैं, और इसने महामारी नियंत्रण पर एक कानून भी बनाया है। केरल सरकार सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन वितरित कर रही है और देश में प्रवासी श्रमिकों के लिए सबसे अधिक राहत शिविर चला रही है। यह न केवल ये तात्कालिक कदम है जो बताते हैं कि महामारी के दौरान राज्य की मृत्यु दर और भारत में उच्च वसूली दर क्यों है, तो इसका श्रेय सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा पिछले निवेशकों के दशकों को जाता है। इसने एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली को उत्पादन किया है। यही कारण है कि केरल इतनी तेजी से और प्रभावी ढंग से श्रृंखला को तोड़ने, अभियान को लागू करने में सक्षम था। तो इस नए वायरस से जुड़े उच्च अनिश्चितता को देखते हुए केरल का नेतृत्व अच्छी तरह से जानता है कि सतर्क रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंगापुर का अनुभव दिखाता है। सिंगापुर ने नए संक्रमणों पर एक मजबूत ढक्कन लगाने में बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन इसके बाद मामलों में और यहां तक कि मौतों के विस्फोटक वृद्धि देखी गई। तो इसके सामने 2 प्रमुख चुनौतियां हैं, 2 मेजर चैलेंजेस। तो सिंगापुर के अनुभव से 2 घटनाएं केरल के लिए प्रासंगिक हैं। पहली चुनौती छात्रों और कामगारों को वापस लौटाने की दुर्दशा है, क्योंकि विदेशी देश गैर नागरिकों के लिए अमानवीय हो जाते हैं। सिंगापुर ने देखा कि वापसी करने वाले यात्री संक्रमण को वापस ले आते हैं, यहां तक कि यह एक ध्वनि और अच्छी तरह से जांच की गई स्क्रीन और संगरोध प्रणाली को नियोजित करता है।
केरल ने वुहान से पहले मामले की शुरुआत करते हुए वापसी की आबादी को अच्छी तरह से संभाला, लेकिन दांव आगे बढ़ा रहा होगा। तो पश्चिम एशिया उत्पादन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की परियोजनाएं 2020 में 3% तक घटेंगी। अकेले संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 1 मिलियन केरलवासी काम करते हैं। पश्चिम एशिया के लाखों लोग केरल में स्वदेश लौटने वाले हैं। सिंगापुर के लिए दूसरी चुनौती विदेशी श्रमिकों के बीच विस्फोटक प्रसार है, जिनमें से अधिकांश दक्षिण एशिया से हैं। एक समाज केवल सबसे कमजोर कड़ी के रूप में मजबूत हो सकता है, जैसा कि डॉर्मेट्री में हजारों श्रमिकों द्वारा वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है। तो समाज की विपत्तियों के लिए आय समानता और समावेश का एक अच्छा उपाय महत्वपूर्ण है। कम आय वर्ग और हाशिए के समूह ध्यान देने योग्य हैं, कम से कम चरम घटनाओं को समझने में। तो ड्राइंग पैरेलल्स, तो आय और वितरण पर सिंगापुर और केरल के बीच समानता है। सिंगापुर एक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है। हाल की प्रगति के बावजूद यह एशिया में सबसे अधिक आय असमानताओं में से है। अन्य राज्यों की तुलना में केरल में भी प्रति व्यक्ति उच्च आय है, लेकिन जब यह शिक्षा और स्वास्थ्य पर उच्च स्कोर करता है तो केरल भी राज्यों के बीच आय असमानता में उच्च रैंक करता है। तो कोविड-19 को जवाब देने के लिए केरल को परीक्षण में पूर्ण पैमाने पर जाने और अलगाव और बेहतर स्वास्थ्य प्रथाओं को लागू, शिक्षा और पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करने का एक बड़ा अवसर है, जो स्वास्थ्य और जलवायु आपदाओं के अपने प्रक्षेप वक्र को तय करेगा। इसकी स्थलाकृति, नाजुक परिस्थितिकी एवं उच्च जनसंख्या घनत्व को देखते हुए केरल स्वास्थ्य और जलवायु आपदाओं के लिए अत्यधिक उजागर है। यदि राज्य अधिक आर्थिक विकास को अधिक पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से स्थायी तरीके से पुनर्जीवित कर सकता है, तो यह न केवल चरम घटनाओं के लिए अधिक लचीला होगा, बल्कि इसके लोगों की बेहतरी के लिए समृद्ध मानव और प्राकृतिक बंदोबस्त का उपयोगी करने की अधिक संभावना होगी। पेज नंबर 7 पे ये इम्प्लीमेंट आरोग्य सेतु बट ओनली थ्रू लॉ, कि आरोग्य सेतु को लागू करें लेकिन केवल कानून के माध्यम से। ऐसा करने से मौलिक अधिकारों यानी डूइंग सो विल अवॉइड द डेंजर्स ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड यूज लीडिंग टू डिसप्रपोर्शनेट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी ऐसा करने से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अप्रबंधित उपयोग के खतरों से बचना होगा। तो लॉकडाउन शुरू होने से पहले यह केवल समय की बात है कि कोविड-19 का खतरा हालांकि जारी रहेगा। अध्ययन कहते हैं कि पहली खेप के बाद संक्रमण की कई बार और उतार चढ़ाव आएगा। इससे समाज को नियंत्रित करने में राज्य की भूमिका में एक मूलभूत परिवर्तन होगा। सरकार द्वारा ऊंची महामारी निगरानी से व्यक्तियों की संस्थागत निगरानी का खतरा बढ़ सकता है। संक्रमण के संभावित जोखिम से आबादी के बड़े क्षेत्र की रक्षा के लिए व्यक्तियों के आंदोलन को भी भारी रूप से नियंत्रित किया जाएगा। तो पर्पस लिमिटेशन यानी उद्देश्य सीमा, तो वर्तमान में भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में व्यक्तियों की आवाजाही परमिट के अधीन है। चीन में यह ध्यान देने योग्य है कि संक्रमित व्यक्तियों को उनके संभावित जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए एक स्वैच्छिक सेवा के रूप में एक फोन ऐप शुरू किया गया था, लेकिन जल्द ही सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच की अनुमति के लिए ई पास के रूप में इस्तेमाल सेतु ऐप उन उपयोगकर्ताओं को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया जो कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों के संपर्क में आए। उन्हें सूचित पता लगाया जा सकता है और उपयुक्त रूप से समर्थित है। तो यह डेटा न्यूनता, उद्देश्य सीमा, पारदर्शिता और जवाबदेही के डेटा संरक्षण सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करने के लिए आलोचना की गई, जो सभी अपने उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐप की गोपनीयता नीति के अनुसार आरोग्य सेतु अपने उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करता है और सरकार को ऐसे डेटा के प्रकटीकरण की अनुमति देता है। इस कोविड-19 के संबंध में आवश्यक चिकित्सा और प्रशासनिक हस्तक्षेप करने के लिए आवश्यक विवरण प्रदान करता है। तो इस तरह के अस्पष्ट आर्टिकुलेशन ऐप की उद्देश्य सीमा को कमजोर करता है। तो सरकार अपने उपयोगकर्ताओं को सूचित किए बिना अपने विवेक पर गोपनीयता नीति की शर्तों को संशोधित करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो यह जो है ऐप के डिजाइन को देखते हुए उपयोगकर्ताओं के निगरानी को चलाने और इसके लिए दुरुपयोग के व्यापक खतरों की कल्पना करना मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से द अनकॉन्स्टिट्यूशनल बार्गेन
यानी असंवैधानिक सौदेबाजी। तो इस तरह स्वैच्छिक सहमति पर आधारित प्रतीत होता है। सौम्य एप्लीकेशन को मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की क्षमता से भरा हुआ है। तो मूलभूत सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए व्यक्तियों को ऐप डाउनलोड करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यह स्थिति एक असंवैधानिक स्थिति या वस्तु विनिमय की समस्या को प्रस्तुत कर सकती है। एक ऐसी स्थिति जहां नागरिकों को सरकारी लाभ के बदले में अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके अलावा ऐप के मौजूदा उपयोगकर्ता अपनी सूचित सहमति के बिना अपने मौलिक अधिकारों में मनमानी प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं, क्योंकि ऐप डाउनलोड करने के लिए अपनी सहमति देने के समय वे इस तरह के प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करेंगे। इसी पर आधारित एक प्रश्न है कि भारत में व्यापक डेटा सुरक्षा या निगरानी कानून का अभाव है। ऐसे में क्या आरोग्य सेतु ऐप को केवल कानून के माध्यम से ही लागू किया जाना चाहिए? इसका परीक्षण करें। तो इसको सुनिएगा, पढ़िएगा, फिर इस उत्तर को लिखने का प्रयास करिएगा। पेज नंबर 7 पे आया हुआ है, यह भी संपादकीय पृष्ठ से है। द ओकेजन टू रिविजिट द सोवरेन रूल। सोवरेन मतलब संप्रभु। तो संप्रभु की भूमिका को फिर से देखने का अवसर। तो भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में राज्य की भागीदारी को पुनर्भाषित करने के लिए एक अहम बातचीत, डायलॉग की जरूरत है। तो करना होगा हमें, इसमें कोई गलती नहीं है। कोविड-19 एक प्रतिमान बदलाव के लिए मजबूर कर रहा है। युद्ध जीतने के बाद हम प्री कोरोना वायरस होमियोस्टैसिस में लौटने की संभावना नहीं है। कोई भी तबका या सेक्टर इससे अछूता नहीं रहने वाला है और तबाही से तबाह हो रहा है। जब नोवेल कोरोना वायरस अब बेपर्दा हो रहा है, वायरस थोड़ी देर के लिए आसपास रहने वाला है। निकट भविष्य में इसका सर्वनाश कार्ड पर नहीं है। टीके आने में धीमे होने वाले हैं, इसलिए इसका नामकरण तत्काल नहीं है। तो प्रकोप की एक दूसरी लहर एक यथार्थवादी संभावना है। ग्लोबल वार्मिंग और एक परमाणु आयुध के रूप में मानवता के लिए अन्य खतरों के विपरीत यह खतरा अब है, भविष्य में नहीं। यह यहाँ के लिए एक साथ है, किसी और के लिए, कहीं और के लिए नहीं। तो इसके हताहतों की संख्या हमारे आसपास है, न युद्ध क्षेत्रों या ध्रुवीय क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में। कोई भी देश दूसरे को बचा नहीं सकता, यह हर एक स्वयं के लिए चल रहा है। तो यहाँ पर डिफाइनिंग मूवमेंट नहीं, यानी निर्णायक क्षण जो है, कोविड-19 दुनिया को एक गहरी मंदी में धकेलने की ओर है। यदि लॉकडाउन जारी रहता है तो विश्व अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 6% तक अनुबंध करेगी। यदि इसे नहीं बढ़ाया गया तो मानव जीवन का नुकसान अस्वीकार अनुपात का हो सकता है। अगर यह अवसाद में नहीं आया तो वैश्विक समुदाय भाग्यशाली होगा। मांग और आपूर्ति दोनों संकुचन गंभीर होने की संभावना है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा इसमें दिया हुआ है लेख में, एक एक करके इसको जो है ध्यान रखेंगे। तो अब राज्य को पीछे हटना होगा, यानी द रिट्रीट ऑफ द स्टेट, यानी राज्य को पीछे हटना। भारत में राज्य की भूमिका को शुरू करने की राह पर चल पड़ा है। शुरू में सेफ्टी नेट और मानव चेहरे के साथ सुधार जैसे कैविटीज के साथ धीरे धीरे वह कैवियट किनारे से गिर गए। तो इस तरह से जो है अप्रकाशित पूर्ण थ्रोट हो गया। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा निर्माण, बुनियादी सुविधाओं के वितरण में भारतीय राज्य की भूमिका सिकुड़ गई है। यह नाम मात्र आधे अधूरे आयोग और दुस्साहसी हो गए हैं। तो निश्चित रूप से यह सच है कि 1991 के प्रस्थान से पहले भी इन क्षेत्रों में इसने अपना कोई बड़ा योगदान नहीं दिया है। तो एक बदलते वैश्विक वैचारिक परिस्थिति तंत्र की पृष्ठभूमि में अपने आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों में निराशाजनक प्रदर्शन से निराशा तो भारतीय राज्य की भूमिका को तेज करने के एक वास्तविक विकास को प्रोत्साहित करती है। महत्वपूर्ण कार्यों से पीछे हटने और अपने सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वाह ने स्पष्ट रूप से मोबाइल के बीच स्वीकृति और वैधता प्राप्त की है, जबकि पीछे हटना और त्याग को प्रभावशाली और जबरदस्त प्रचारक पाया गया। चयनात्मक पीछे हटने के कुछ अधिवक्ता थे, हालांकि इस प्रस्थान पर सख्ती से पूछताछ नहीं की गई थी। जब यह वाम से व्यापक वैचारिक विरोध तक सीमित था। तो इसमें जो है याद रखेंगे लॉस्ट वॉइस, खोई हुई आवाज। तो इसलिए बिना सोशल मीडिया हैंडल वाले जो वार्षिक विचार कॉन्क्लेव का आयोजन नहीं कर सकते, जो प्रभावशाली प्रस्तुतियों के साथ अपनी समस्याओं को उजागर करने में असमर्थ हैं, उन्हें ध्वनि रहित किया जाता है। आज जो लोग
कमजोर हैं, उत्तरदायी राज्य के परिणाम का खामियाजा भुगत रहे हैं, वे किसान और खेत मजदूर, प्रवासी कामगार, बेरोजगार, असंगठित क्षेत्र के लोग, ग्रामीण गरीब और छोटे उद्यमी हैं। तो कठिन सवालों का समय है, टाइम फॉर टफ क्वेश्चंस। लेकिन राज्य की पहली जिम्मेदारी हाशिए पर है, वे हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। वे इसके पहियों को देखते हैं और मांग उत्पन्न करते हैं। उद्घोषणा पैकेजों की घोषणा करना, जो कि आपूर्ति पक्ष को अकेले मांग पक्ष को बताए बिना कारपोरेट्स को आत्म पराजित करना होगा। कारपोरेट संस्थाओं को जरूरतों को प्राथमिकता देने से कोविड-19 के मद्देनजर हमारे शरीर में राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये टॉपिक को देखिएगा, इसमें संप्रभु को भूमिका मतलब संप्रभु की भूमिका फिर से दिखाने का यह अवसर है। तो यह भारतीय राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और उसकी भूमिका को पुनर्जीवित करने के लिए उपयुक्त संदर्भ है। देश को हमारे सामूहिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में अपनी भागीदारी के हर पहलू को फिर से परिभाषित करने पर एक जोरदार डायलॉग यानी एक जोरदार बातचीत करनी चाहिए। राज्य और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध, संसाधनों को आवंटित करने और असमानता के सवालों को संबोधित करने के लिए इसकी भूमिका, बुनियादी मानव आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए अपना कर्तव्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरिक सुविधाएं और जिम्मेदारी जैसी सेवाओं को प्रदान करने में बाजार की भूमिका। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य और निजी उद्यम को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। हमें अपने राजनीतिक संरचनाओं की प्रभावकारिता की भी पुनः जांच करनी चाहिए। नागरिकों को और सरकार के बीच समीकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके निहितार्थ क्या हैं। विधायिका और कार्यपालिका के बीच का समीकरण, इस तरह से हम अपने प्रतिनिधियों को विधानसभाओं के लिए चुनते हैं, वह भी उसके अंतर्गत आना चाहिए। अब बात करते हैं द इनविजिबल फेस ऑफ द फॉल आउट। यह भी आर्टिकल आया हुआ है पेज नंबर 7 पे जो है आया हुआ है और संपादकीय पृष्ठ है, यानी नतीजा का अदृश्य चेहरा। तो यहाँ देख सकते हैं कि द ट्रेडिशनल जेंडर रोल दैट वुमेन प्ले डिस्टिंक्टली अफेक्ट देम इन ग्लोबल क्राइसिस एज सीन इन न्यूमरस एग्जांपल्स, यानी पारंपरिक लिंग भूमिका जो महिलाएं विशिष्ट रूप से निभाती हैं, उन्हें वैश्विक संकटों में प्रभावित करती हैं, जैसा कि कई उदाहरणों में देखा गया है। दुनिया अचानक एक वायरस को नष्ट करने की वास्तविकता के लिए जाग गई है, जबकि तबाही बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करती है। महिलाओं पर होने वाले प्रत्येक आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा है। डेटा इन भयावह एपिसोड के दौरान और बाद में इसे संबोधित करने की आवश्यकता को इंगित करता है। तो क्राइसिस एंड जेंडर, 2004 के हिंद महासागर की सुनामी में भारत सहित इस क्षेत्र के देशों की तटरेखा प्रभावित हुई। 2 लाख से अधिक लोग मारे गए या लापता हुए, उनमें से 1/4 महिलाएं थी। पारंपरिक केयर गिवर की भूमिका जो महिलाओं को निभाने में होती है, उन्हें यह समझने में बहुत कुछ करना पड़ता है। महिलाएं अपने प्रियजनों की तलाश में रहती हैं ताकि उन्हें सुरक्षित देख सकें। इसके अलावा महिलाओं में तैराकी और चढ़ाई जैसे कई जीवन कौशल का अभाव होता है। सुनामी वसूली चरणों के दौरान सहायता संगठन और सरकारी शिविरों में बेघरों को घर देती हैं, जहां महिलाओं को पुरुषों द्वारा दुर्व्यवहार सहित कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यह जो है बहुत महत्व, इश्यूज फेस्ड इन द पैंडेमिक, इसका क्या मतलब हुआ, यानी महामारी में समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो वर्तमान कोविड-19 महामारी में आने से दोनों लिंगों पर इसका प्रभाव केवल मृत्यु के आंकड़ों से परे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आंकड़ों के अनुसार दुनिया के लगभग 70% स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाएं हैं, 79% नर्स महिलाएं हैं। सामान्य रूप से स्वास्थ्य कार्यकर्ता अत्यधिक असुरक्षित हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करना एक उच्च जोखिम है जो स्वास्थ्य प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। भारत में 1 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता हैं, जो इसकी स्वास्थ्य प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं। ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले आशा कोविड-19 ड्यूटी पर रहते हुए हमलों की घटनाओं की रिपोर्ट कर रहे हैं। उनकी व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके पीड़ा के खिलाफ
सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कई घरों में जहां दोनों साथी काम करते हैं, घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम अवधारणा अब आम है। पूरा परिवार अब अपने आवास के सीमित स्थान के भीतर है, जैसा कि पारंपरिक भूमिका अब भी भारतीय समाज के अधिकांश वर्गों में प्रचलित है। जोड़ों के बीच घरेलू जिम्मेदारियों का समान विभाजन अभी भी दूर है। सभी वर्गों की महिलाओं को अतिरिक्त घरेलू काम का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही नौकरी छूटने और कम होने की आशंका है, जो महिलाओं पर मानसिक दबाव बना सकती है। इससे उनके शारीरिक सेहत पर भी असर पड़ता है। तो ऑन हेल्पलाइंस, तो ये जो है हेल्पलाइन पर लिंग समता को एक सचेत कार्य करने की आवश्यकता है। यह अवलोकन उन लोगों से संबंधित है जो हेल्पलाइन को उत्तर देते हैं। जब केवल महिलाएं इन कॉल्स में शामिल होती हैं, तो हम महिलाओं की रूढ़वादी कॉल केयर गिवर की भूमिका को मजबूत कर रहे हैं। इसके बजाय हम एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और लिंग समावेशी टीम की आवश्यकता है, जो इस तरह के कॉल को अच्छी तरह से संभाल सके। तो यह जो है महत्वपूर्ण था आर्टिकल, याद रखेंगे। तो इस तरह से आज हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों को लिया, अर्थव्यवस्था से संबंधित और कोरोना वायरस से संबंधित तो हैं ही खबरें, प्रीलिम विशेष प्रश्नों को लिया, मुख्य परीक्षा हेतु भी प्रश्न को लिया। इन एडिटोरियल से संबंधित जैसे महिला सुरक्षा पर भी प्रश्न आप बना सकते हैं, संप्रभुता पर भी प्रश्न बन सकता है। तो यह काफी महत्वपूर्ण आज का ये टॉपिक्स थे। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।